दोस्तों एक क्लाउड किचन बिजनेस को सक्सेसफुली रन करना और उसे ग्रो करना, उसके लिए जो भी चीज़ें लगती है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, हमारे जो भी जितने भी एक्सपर्टीज़ है, जितने भी क्लाउड किचन बिजनेस के हिस्सा है या फिर जो हमारे नेटवर्क के लोग हैं, उनके सबके एक्सपीरियंसेस को मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। या फिर ऐसे कुछ टिप्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिससे आप आपके अपने एग्जिस्टिंग क्लाउड किचन को ग्रो कर सकते हो या फिर उसे एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल बना सकते हो। या फिर अगर आप सोच रहे हो कि आगे जाके आपको क्लाउड किचन बिजनेस करना भी है, तो उसके लिए जो भी चीज़ें लगती है वो सब चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो बिना देर किए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने शुरू में बताया कि हम लोग जो बात करने वाले हैं हमारे एग्जिस्टिंग क्लाउड किचन बिजनेस ओनर्स के एक्सपीरियंसेस में शेयर करो। तो ये जो भी हमारे नेटवर्क के क्लाउड किचन है, उनका जो बिजनेस अगर मैं आपको बताऊंगा तो महीने का कम से कम 20,000 से लेके वो लाखों रुपए का बिजनेस आज क्लाउड किचन से कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं, उनके क्या क्या टेक्निक्स है, वो सब टेक्निक्स इस पूरे वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, उसके पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा कि आप सबसे पहले एक तो नोटबुक या फिर एक पेन लेकर बैठिए, ताकि जो भी मैं आपको टिप्स बताऊंगा उसको नोट कर लीजिएगा प्लीज़। क्लाउड किचन बिजनेस में ना सबसे बड़ी गलती अगर लोग कोई करते हैं तो सबसे एक तो लोगों को पता नहीं होता कि क्लाउड किचन में हम लोग आपको ऑलरेडी सब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको 100% पता होगा कि क्लाउड किचन बिजनेस होता क्या है, उसमें बिजनेस कैसे किया जाता है, सब आपको ऑलरेडी पता होगा। बिजनेस का मॉडल क्या है सब पता होगा, इतना मैं अज्यूम करता हूँ। अगर रही बात बिजनेस को आगे बढ़ाने की, तो सबसे पहली अगर कोई गलती करते हो आप तो वो होता है, या फिर मैंने जितने लोगों को आज तक देखा है क्लाउड किचन में, शुरू करते हैं बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत बड़ा मेनू लेके आते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेके आते हैं। पर उसमें दिक्कत ये होती है कि अगर आप एक क्लाउड किचन हो, आप एक जोमेटो या फिर स्विगी पे लिस्टेड हो, आपके पोर्टल आपके मेन्यू पे अगर कोई आता है तो आपका मेन्यू अगर 8-10 पेजेस का मेन्यू है तो वो मेन्यू देख के ही कस्टमर पहले परेशान हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा कि एग्जैक्टली ऑर्डर क्या करना है। आपको सबसे पहले आपका एक नीश पकड़ना है, फिर आपको आपका स्पेशलिटी जानना है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जितना कम उतना अच्छा। तो भले ही बात आपके मेन्यू की हो, आपके लोगो की हो, आपके प्रोडक्ट की हो, इसमें ना सिंप्लिसिटी दिखाओ। इसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड मत करो, इसे इतना एडवांस या फिर इतना डिफिकल्ट मत करो ताकि आपका कस्टमर, आपका ऑडियंस उसे समझने में ही डिफिकल्टी या फिर एक कंफ्यूज हो जाए। तो एकदम सिंपल मेन्यू रखो, सिंपल प्रोडक्ट रखो, आपके ब्रांड का नाम, आपके प्रोडक्ट का नाम भी सिंपल रखो ताकि कस्टमर को समझे कि आप क्या बेच रहे हो एग्जैक्टली। बिकॉज देखिए, क्लाउड किचन है, जोमेटो स्विगी पर लिस्टेड है, आपके जैसे 10 लोग वहाँ पे होने वाले, तो कस्टमर को जानना या फिर कस्टमर आपको जानना, ये आपको थोड़ा सिंपल रखना होता है। बिकॉज आपके कॉम्पिटिटर्स पे ना चले जाए लोग, आपको अगर जान नहीं पाए तो। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में विजिट करते हो, मान लीजिए एक आपके घर के पास कोई एक रेस्टोरेंट है, फाइन डाइन रेस्टोरेंट है, वहाँ पे आप विजिट करते हो और वहाँ पे विजिट करने के बाद आपके पास एक 10 पेजेस का मेन्यू है और पूरा वो मेन्यू जब आप देखते हो तो आप एज अ कस्टमर सिर्फ उसके पेजेस पलटते रहते हो, बिकॉज आपको पता नहीं होता है कि वहाँ पे स्पेशलिटी क्या है और उसमें से ऑर्डर क्या करना है एग्जैक्टली। आप कम से कम पहले 10 से 15 मिनट तक कंफ्यूज होते हो कि वहाँ पे ऑर्डर क्या करना है, बिकॉज वो एक रेस्टोरेंट है, फाइन डाइन रेस्टोरेंट है, उन्हें वहाँ पे कैटर करना है बहुत बड़े मेन्यू के साथ। तो ये चीज़ क्लाउड किचन में मैं हमेशा मानता हूँ कि क्लाउड किचन का जो आपका मेन्यू है इतना सिंप्लीफाइड, इतना सिलेक्टिव, इतना क्रिस्प रखिए ना, ताकि आपका कस्टमर वहीं पे मेन्यू देख के ऑर्डर कर दे, उनको कंफ्यूजन मत। तो एक क्लाउड किचन बिजनेस को सक्सेसफुली रन करना और उसे ग्रो करना, उसके लिए जो भी चीज़ें लगती है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, हमारे जो भी जितने भी एक्सपर्टीज़ है, जितने भी क्लाउड किचन बिजनेस के हिस्सा है या फिर जो हमारे नेटवर्क के लोग हैं, उनके सबके एक्सपीरियंसेस को मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। या फिर ऐसे कुछ टिप्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिससे आप आपके अपने एग्जिस्टिंग क्लाउड किचन को ग्रो कर सकते हो या फिर उसे एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल बना सकते हो। या फिर अगर आप सोच रहे हो कि आगे जाके आपको क्लाउड किचन बिजनेस करना भी है, तो उसके लिए जो भी चीज़ें लगती है वो सब चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो बिना देर किए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने शुरू में बताया कि हम लोग जो बात करने वाले हैं हमारे एग्जिस्टिंग क्लाउड किचन बिजनेस ओनर्स के एक्सपीरियंसेस में शेयर करो। तो ये जो भी हमारे नेटवर्क के क्लाउड किचन है, उनका जो बिजनेस अगर मैं आपको बताऊंगा तो महीने का कम से कम 20,000 से लेके वो लाखों रुपए का बिजनेस आज क्लाउड किचन से कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं, उनके क्या क्या टेक्निक्स है, वो सब टेक्निक्स इस पूरे वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, उसके पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा कि आप सबसे पहले एक तो नोटबुक या फिर एक पेन लेकर बैठिए, ताकि जो भी मैं आपको टिप्स बताऊंगा उसको नोट कर लीजिएगा प्लीज़। क्लाउड किचन बिजनेस में ना सबसे बड़ी गलती अगर लोग कोई करते हैं तो सबसे एक तो लोगों को पता नहीं होता कि क्लाउड किचन में हम लोग आपको ऑलरेडी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको 100% पता होगा कि क्लाउड किचन बिजनेस होता क्या है, उसमें बिजनेस कैसे किया जाता है, सब आपको ऑलरेडी पता होगा। बिजनेस का मॉडल क्या है सब पता होगा, इतना मैं अज्यूम करता हूँ। अगर रही बात बिजनेस को आगे बढ़ाने की, तो सबसे पहली अगर कोई गलती करते हो आप तो वो होता है, या फिर मैंने जितने लोगों को आज तक देखा है क्लाउड किचन में, शुरू करते हैं बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत बड़ा मेनू लेके आते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेके आते हैं। तो उसमें दिक्कत ये होती है कि अगर आप एक क्लाउड किचन हो, आप एक जोमेटो या फिर स्विगी पे लिस्टेड हो,
आपके पोर्टल, आपके मेन्यू पे अगर कोई आता है तो आपका मेन्यू अगर 8-10 पेजेस का मेन्यू है तो वो मेन्यू देख के ही कस्टमर पहले परेशान हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा कि एग्जैक्टली ऑर्डर क्या करना है। आपको सबसे पहले आपका एक नीश पकड़ना है, फिर आपको आपका स्पेशलिटी जानना है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जितना कम उतना अच्छा। तो भले ही बात आपके मेन्यू की हो, आपके लोगो की हो, आपके प्रोडक्ट की हो, इसमें ना सिंप्लिसिटी दिखाओ। इसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड मत करो, इसे इतना एडवांस या फिर इतना डिफिकल्ट मत करो ताकि आपका कस्टमर, आपका ऑडियंस उसे समझने में ही डिफिकल्टी या फिर एक कंफ्यूज हो जाए। तो एकदम सिंपल मेन्यू रखो, सिंपल प्रोडक्ट रखो, आपके ब्रांड का नाम, आपके प्रोडक्ट का नाम भी सिंपल रखो ताकि कस्टमर को समझे कि आप क्या बेच रहे हो एग्जैक्टली। बिकॉज देखिए, क्लाउड किचन है, जोमेटो स्विगी पर लिस्टेड है, आपके जैसे 10 लोग वहाँ पे होने वाले, तो कस्टमर को जानना या फिर कस्टमर आपको जानना, ये आपको थोड़ा सिंपल रखना होता है। बिकॉज आपके कॉम्पिटिटर्स पे ना चले जाए लोग, आपको अगर जान नहीं पाए तो। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में विजिट करते हो, मान लीजिए एक आपके घर के पास कोई एक रेस्टोरेंट है, फाइन डाइन रेस्टोरेंट है, वहाँ पे आप विजिट करते हो और वहाँ पे विजिट करने के बाद आपके पास एक 10 पेजेस का मेन्यू है और पूरा वो मेन्यू जब आप देखते हो तो आप एज अ कस्टमर सिर्फ उसके पेजेस पलटते रहते हो, बिकॉज आपको पता नहीं होता है कि वहाँ पे स्पेशलिटी क्या है और उसमें से ऑर्डर क्या करना है एग्जैक्टली। आप कम से कम पहले 10 से 15 मिनट तक कंफ्यूज होते हो कि वहाँ पे ऑर्डर क्या करना है, बिकॉज वो एक रेस्टोरेंट है, फाइन डाइन रेस्टोरेंट है, उन्हें वहाँ पे कैटर करना है बहुत बड़े मेन्यू के साथ। तो ये चीज़ क्लाउड किचन में मैं हमेशा मानता हूँ कि क्लाउड किचन का जो आपका मेन्यू है इतना सिंप्लीफाइड, इतना सिलेक्टिव, इतना क्रिस्प रखिए ना ताकि आपका कस्टमर वहीं पे मेन्यू देख के ऑर्डर कर दे, उनको कन्फ्यूजन ना करिए। बिल्कुल ब्रांड बेचो, खाना नहीं। तो मैं हमेशा मानता हूँ कि लोग अगर आपके क्लाउड किचन से या फिर अगर आपके किचन से कोई खाना ऑर्डर करे तो एक्चुअली में खाना ऑर्डर नहीं करते, वो एक ब्रांड ऑर्डर करता है, वो एक ऐसी चीज़ ऑर्डर करते हैं जिसको वो एक्सपीरियंस मानते हैं या फिर उसको एक ब्रांड नेम मानते हैं। बिकॉज आज है ना, सोशल मीडिया की ओर से एक ट्रेंड बन चुका है कि लोगों को अपने सोशल मीडिया स्टोरीज में कुछ ना कुछ एक खाने की फोटोज या फिर अपने एक लोग ब्रांड दिखाना चाहते हैं। कोई भी ऐसा हुआ है, आप कोई एक लोकल मेस में गए और वहाँ का स्नैप या फिर वहाँ की कोई स्टोरी निकल के आपके सोशल मीडिया पे डाल दिया, एक लोकल छोटे से ठेले के ऊपर खाना खा रहे हो। बहुत कम लोग हैं जो एक ऐसी चीज़ करते हैं, बट लोगों को आज दिखाना है, लोगों को आज ब्रांड दिखाना है, लोगों को आज दिखाना है कि हम लोग एक ब्रांडेड खाना खा रहे हैं। तो यूजुअली लोगों को खाना जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा एक दिखाने की चीज़ है, तो वो चीज़ आज बन चुकी है। तो हम लोग जब भी आप खाना बेच रहे हो तो आप खाने के साथ उसको ब्रांड एज ए एक्सपीरियंस बेचो। तो आप जो भी खाना बना रहे हो तो उस खाने को एक ब्रांड की तरह रिप्रेजेंट करो, एक ब्रांड की तरह उसको पैकेजिंग बनाओ, उस ब्रांड की तरह उसको पोर्ट्रे कराओ या फिर एक वैसा दिखाओ। तो मैं ये पूरे वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो चीज़ कैसे करना है। बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत छोटी छोटी चीज़ जिनको आपको ध्यान में रखना होता है। अगर आप पिज़्ज़ाज़ के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में सबसे पहले आता है डोमिनोज। अगर आप बर्गर्स के लिए सोचते हो तो आपके दिमाग में आता है मैकडोनल्ड्स या फिर बर्गर किंग। अगर आप फ्राइज़ के लिए सोचते हो तो अगेन बर्गर किंग के फ्राइज़ आपके दिमाग में आते हैं। तो ऐसे हर एक ब्रांड का अपना अपना कुछ है, हर एक ब्रांड का अपना अपना आइडेंटिटी है। तो ऐसा होना चाहिए ना कि आप अगर खाना कोई बेच रहे हो तो किसी के भी दिमाग में आना चाहिए कि आप वो एक खाना नहीं, आप वो एक ब्रांड बेच रहे हो। तो आपको उसी तरीके से आपका ब्रांड दिखाना होता है। अभी ये चीज़ आपको कैसे दिखाना है, मान लीजिए आप अभी ये शुरू होता है आपके ब्रांड नेम से, आपके लोगो से, आपके पैकेजिंग से। तो यहाँ से पूरा चीज़ शुरू होता है। एज अ किचन, एज अ रेस्टोरेंट, एज अ फूड बिजनेस, सबसे शुरुआत होती है उसके नाम से, उस ब्रांड नेम से। तो ब्रांड नेम एग्जैक्टली होता क्या है? तो ब्रांड नेम का मतलब है, मान लीजिए आप एक पिज़्ज़ा बेच रहे हो और पिज़्ज़ास लेकिन आपके पिज़्ज़ा में एक ट्विस्ट है। आप पिज़्ज़ा बेच रहे हो पंजाबी स्टाइल से, आपका मेन्यू है, आपका जो पिज़्ज़ास का स्टाइल है वो एक पंजाबी टेस्ट के अकॉर्डिंग बना हुआ है, नॉर्दर्न टेस्ट के अकॉर्डिंग बना हुआ है। तो आपका जो ब्रांड नेम है वो भी थोड़ा सा वैसा होना चाहिए ताकि लोगों को जोमेटो पे, स्विगी पे अगर पिज़्ज़ा सर्च करते हैं वहाँ पे अगर आपका ब्रांड नेम दिख रहा है तो लोगों के दिमाग में वहीं पे क्लिक हो जाए कि ये कोई एक पंजाबी और पिज़्ज़ा का ट्विस्ट है, उस टाइप का ब्रांड है। तो उसलिए आपका जो नाम है वैसा ही रखिए उसे। जैसे कि मैंने ऐसे इस बिज़नेस के लिए एक नाम देखा हुआ ऑलरेडी, एक पापा जी दा पिज़्ज़ा करके एक पुणे में मैंने ब्रांड देखा था, जिनका नाम में ही पता चलता है कि पंजाबी, पापा जी का मतलब होता है पंजाबी, थोड़ा सा पंजाबी फ्लेवर उसमें आ जाता है। और पिज़्ज़ाज मतलब फिर पिज़्ज़ाज तो आप जानते ही हो। तो पापा जी का पिज़्ज़ा, पंजाबी और पिज़्ज़ाज का कॉम्बिनेशन। तो इस तरीके का नाम आप रखिए ताकि वो कस्टमर को समझ आ जाए कि आप एग्जैक्टली क्या बेच रहे हो या फिर किस तरीके का फूड या फिर किस तरीके का खाना आप डिलीवर करते हो। देखो, ब्रांड बनाने के लिए ना आपको बहुत कुछ बड़ा तामझाम या फिर बहुत बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ब्रांड बनाना बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। आप एक अपने घर के छोटे से किचन से भी एक ब्रांड को शुरू कर सकते हो। या फिर एक शुरू के टाइम में जब भी अमेज़ॉन या फिर गूगल, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज अपने घर के एक गोडाउन से या फिर घर के गैराज से शुरू हुई थी, इसका मतलब ये नहीं कि आज नहीं हो सकती है। आज भी कितने हज़ारों किचन, क्लाउड किचन बिजनेस ऐसे हैं जो एक घर के छोटे से किचन से चलते हैं।
तो ब्रांड बनाने के लिए आपको बहुत बड़ी चीज़ों के लिए ज़रूरत नहीं है, एक छोटे से घर के किचन से आप शुरू कर सकते हो। बस आपके ब्रांड नेम में वो एक दम होना चाहिए, वो एक पावर होना चाहिए कि आपका ब्रांड नेम इतना पावरफुल होना चाहिए कि सामने वाले को पता चले कि आप क्या बेच रहे हो। तो भले ही ये खाने का बिजनेस है, लेकिन ये खाने के अलावा ब्रांड का बिजनेस है, ब्रांड दिखाने का बिजनेस है। सी एक टाइम था जब एक रोटी कपड़ा मकान हम लोग बोलते थे, रोटी कपड़ा तो आज आपको पता है कि बिना ब्रांड के नहीं चलता है। तो कोई भी आप कपड़े भी खरीदो तो हम लोग सबसे पहले ब्रांड देखते हैं, हम लोग सबसे पहले देखते हैं कौन से ब्रांड का है, भले उसकी प्राइस कितनी है क्या है ये हम लोग बाद में सोचते हैं, बट सबसे पहले हम लोग ब्रांड देखते हैं, कौन से ब्रांड, ज़ारा है, पैंटालून्स है या फिर LV है, क्या कौन सा ब्रांड है। ये ब्रांड्स हम लोग के लिए बहुत मायने रख रहे हैं आज। तो सेम चीज़ खाने में भी, आप कौन से ब्रांड का खाना खाते हो, कौन सी रेस्टोरेंट से, कौन से कैफ़े से आप खाना ऑर्डर करो, कौन से किचन से आप खाना ऑर्डर करो, ये बहुत मायने रखता है। अगेन अभी ये चीज़ आपके लिए मायने नहीं करता होगा, बट मे बी आपके कस्टमर्स के लिए बहुत मायने करता है। मैं आपको एज अ क्लाउड किचन या फिर एक फूड बिजनेस ओनर्स ये चीज़ बता रहा हूँ कि आपके जो भी कस्टमर्स हैं उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है। बहुत से लोग यूजुअली बिजनेस शुरू करने पहले, मोस्टली फूड बिजनेस शुरू करने के पहले ये सोचते हैं कि मेरा बिजनेस यहाँ पे चलेगा या नहीं चलेगा। तो देखो, खाने का जो बिजनेस होता है ना, वो दुनिया के किसी भी कोने में कैसा भी चलाओ आप चला सकते हो, बट कैसा भी चलाओ का मतलब ये नहीं कि आप उसे बस चला दो और छोड़ दो। जैसे कि मैंने रिसेंटली कई बार पढ़ा है, आपने भी कई बार पढ़ा होगा कि US में, कैलिफोर्निया में, मुंबई का वड़ा पाव भी कैलिफोर्निया में आज चल रहा है। वहाँ पे कैलिफोर्निया के अंदर, न्यूयॉर्क या फिर US वो कंट्री है जहाँ पे बर्गर के बिना लोग खाते नहीं है, बट स्टिल मुंबई का स्ट्रीट फूड वड़ा पाव वहाँ पे अच्छे से चल रहा है, वहाँ पे उसका बिजनेस हो रहा है। इसके पीछे रीज़न है, लोगों ने जो बिजनेस किए हैं वहाँ पे वड़ा पाव का बिजनेस भी किया है। ऐसी जगह पे जहाँ पे वड़ा पाव लोग नहीं खा सकते, तो ऐसी जगह पे उसको किया है, बट उसको दिखाने का तरीका, उसको प्रेजेंट करने का तरीका, उसका टेस्ट, उसका फ्लेवर उस लोकेलिटी, उस पर्टिकुलर एरिया के अकॉर्डिंग उसे बनाया हुआ है या फिर उसको प्रेजेंट किया जा रहा है, उसकी वजह से वहाँ पे बिजनेस चल रहा है। तो जब भी आप बिजनेस शुरू करो, एज अ फूड बिजनेस शुरू करो, तो ये मत सोचना कि मेरे यहाँ पे चलेगा या नहीं चलेगा। फूड बिजनेस दुनिया के किसी भी कोने में कैसा भी चल सकता है, बस उसको आप चलाओ, उसको एक तरीके से चलाओ। एक तरीका होता है उसको मार्केट करने का, उसको दिखाने का। जो भी आप लोकेलिटी है, उस लोकेलिटी में उसको वैसे दिखाओ, वैसे उसको प्रेजेंट करो, वहाँ का फ्लेवर, वहाँ का टेस्ट वो लोगों में जानो। अभी सबसे पहले अभी जब भी आप फूड बिजनेस शुरू भी करते हो किसी एक ऐसे एरिया में जहाँ पे वो फूड नया है, आप रिस्क ले रहे होते हो, तो सबसे पहले एक चीज़ जानो कि वहाँ पे लोग किस टाइप का खाना पसंद करते हैं, उनके टेस्ट बड्स में क्या है, उनको कैसा टेस्ट पसंद है, उनको स्पाइसी पसंद है, उनको स्वीट पसंद है, किस टाइप का टेस्ट उनको पसंद है। उस टेस्ट के अकॉर्डिंग आप खाना इंट्रोड्यूस करो उस एरिया में। मान लीजिए आपने किसी बिजनेस एक फूड आउटलेट से ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया, और जैसे आपका खाना आ गया, एक सिल्वर बैग के अंदर, एक सिल्वर पॉलीथीन के अंदर आपका खाना पैक किया हुआ है। ये एक्सपीरियंस एक साइड में रखिए, और दूसरे साइड में रखिए आपने एक क्लाउड किचन बिजनेस से खाना ऑर्डर किया, जहाँ से आपको जो खाना आया है वो एक अच्छे से पर्पल कलर के या फिर एक कलरफुल बॉक्स के अंदर, कलरफुल पैकेजिंग के अंदर वो आया है, जिसके साथ आपको एक्स्ट्रा स्पून मिल रहा है, एक्स्ट्रा फोक मिल रहा है, जो कि मे बी प्लास्टिक का नहीं भी हो सकता है, वो एक वुडन फोक हो सकता है। अगेन ये चीज़ें बाकी की अलग चीज़ है, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि एक आपके पास जो खाना आ रहा है वो एक अच्छे पैकेजिंग के अंदर, एक अट्रैक्टिव पैकेजिंग के अंदर आ रहा है। तो उस केस में जो आपका एक्सपीरियंस है ना, वो और पहला वाला, ये जो वाला जो एक्सपीरियंस था, इसमें बहुत डिफरेंस है। बिकॉज ये सिर्फ आपको खाना दे रहा है, और जबकि ये वाला है, ये आपको एक एक्सपीरियंस दे रहा है, ये आपको एक प्रीमियमनेस फील करवा रहा है। तो एज अ कस्टमर हम लोग को ये सोचना है कि हम अपने कस्टमर्स को कितना प्रीमियम एक्सपीरियंस दे पा रहे हैं, या फिर कितना लग्जरियस ट्रीटमेंट दे पा रहे हैं। सी कॉस्टिंग में कोई मेजर डिफरेंस तो होने नहीं वाला है एज अ फूड बिजनेस, बट एक हल्का सा डिफरेंस होगा, बट लॉन्ग टर्म में ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। बिकॉज जब भी आप सिर्फ एक खाना बेचते हो तो वो एक चीज़ है, जब भी आप खाना बेचते हो तो कस्टमर शायद नेक्स्ट टाइम आपके यहाँ से रिपीट नहीं करे, बट जब भी आप उसको एक एक्सपीरियंस बेचते हो ना, तो वो एक्सपीरियंस के लिए नेक्स्ट टाइम वो आपके यहाँ से ऑर्डर पक्का करेगा। देखो, शुरू में ना आपको फोकस करना है 10 कस्टमर पे, पहले तो दिन के 10 कस्टमर्स, फिर दिन के 50 कस्टमर्स, फिर दिन के 100 कस्टमर्स, ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। बट ये तभी बढ़ेगा जब भी आप ये नहीं, आप ये कर रहे हो। जब भी आप ये कर रहे होते हो तो आप एक बेसिक सा सिर्फ फूड बेच रहे हो, लेकिन आप जब भी एक्सपीरियंस पे काम करते हो, जब भी आप एक्सपीरियंस बेचते हो, तभी ना आपके कस्टमर रेट धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। एक कस्टमर दूसरा कस्टमर को बताएगा, रिव्यूज़ शेयर करेगा, आपके फीडबैक देगा, आपको रेफर करेगा, तो ये धीरे 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 बढ़ता जाएगा। तो ये चीज़ ग्रेजुअली होगी, ये उतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। जब भी आप एक ब्रांड बेचो, जब भी आप एक प्रोडक्ट नहीं, आप सिर्फ एक ब्रांड बेचो। सिर्फ जब भी आप ब्रांड बेचो तभी आप प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान देते ही हो, दैट इज़ मैंडेटरी, दैट इज़ बाय प्रोडक्ट। जब भी आप एक ब्रांड बन जाते हो तभी आपको प्रोडक्ट का क्वालिटी, प्रोडक्ट का टेस्ट, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना होता है, और आप देते हो। ये एक्सपीरियंसेस है हमारे जितने भी क्लाउड किचन नेटवर्क के ओनर्स है या फिर क्लाउड किचन बिजनेस ओनर्स है, उनके सबके एक्सपीरियंसेस ये। तो शुरू में आपको प्रोडक्ट पे नहीं, आपको ब्रांड पे ध्यान देना होता है, देन आप ग्रेजुअली टेस्ट और आपके पूरे प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान दे सकते हो, फिर आप उस पर R&D कर सकते हो।
बट मेजरली आपको ध्यान देना है ब्रांड के ऊपर या फिर एक उसके पैकेजिंग के ऊपर, कस्टमर के एक्सपीरियंस के ऊपर। देखो फूड बिजनेस स्पेशली क्लाउड किचन में जब भी आप जाते हो ना, तो आपको आपका एक नीश पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है। नीश का मतलब है एक छोटा सा सेगमेंट पूरे इंडस्ट्री का, फूड बिजनेस का, जिसको आपको पकड़ के चलना है। जैसे कि कोई रेस्टोरेंट्स अगर आप देखोगे, अगर आप बैंगलोर में जाओगे तो आपको कई रेस्टोरेंट्स ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ साउथ इंडियन में है। उसके बगल में आपको कोई रेस्टोरेंट मिलेंगे, बैंगलोर नहीं, आप पूरे पैन इंडिया की बात करते हैं, तो आप कहीं पे भी जाओगे तो आपको एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट दिखेगा, कहीं पे आपको सिर्फ नॉर्दर्न रेस्टोरेंट मिलेगा, कहीं पे आपको लखनवी क्विजिन मिलेगा, कहीं पे आप अगर जाओगे तो आपको एक थोड़ा सा अरेबियन क्विजिन मिलेगा, कहीं पे आप जाओगे तो आपको थोड़ा सा महाराष्ट्रियन क्विजिन मिलेगा। तो हर जगह पे आपको अलग अलग रेस्टोरेंट्स में अलग अलग तरीके के फूड मिलेंगे। तो ये बात होगी एक नॉर्मल रेस्टोरेंट बिजनेस की। तो जब भी आप ऑनलाइन बिजनेस में होते हो और अगर आपका इवन आपका कस्टमर जब भी आपको सर्च कर रहा होता है, आपके फूड को सर्च कर रहा होता है, तो उसके पास 50 से 100 ऑप्शंस मिलते हैं। बिकॉज आप ऑनलाइन हो, आप डिजिटल पे हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक साथ आपके सारे कॉम्पिटिटर्स आपको दिखाई देते हैं या फिर आपके कस्टमर्स को दिखाई देते हैं। जबकि ऑफलाइन बिजनेस जब आप रेस्टोरेंट ओनर होते हो तो उस एरिया में 1-2 किलोमीटर में आपको अगर सी फूड है, मान लीजिए सी फूड का एक रेस्टोरेंट दिख रहा है, तो उसके 1-आध किलोमीटर के अंदर शायद ही आपको कोई अलग सी फूड रेस्टोरेंट दिखेगा। बट ऑनलाइन में ये नहीं होता है। ऑनलाइन में अगर आप एक सी फूड देखते हो तो आपको 50 से 100 ऑप्शंस मिल जाते हैं, आपके कस्टमर्स को 50 से 100 ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो इतना बड़ा कंपटीशन होता है, उसमें अगर आपको टिकना है तो सबसे ज़रूरी है आपको आपका नीश पकड़ना। नीश पकड़ना मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नीश पकड़ना एक बहुत छोटी सी बात है। आपको एक छोटा सा कैटेगरी है फूड इंडस्ट्री का, जिसको पकड़ के चलना है। जैसे कि अगर आप मान लीजिए आपका जो शेफ़ है, या फिर अगर आप बहुत अच्छे हो लखनवी क्विज़न में, तो आप सिर्फ लखनवी खाना सर्व करो आपके किचन में। अगर आप एक कैफ़े फूड या फिर एक कॉन्टिनेंटल फूड में हो, तो आप सिर्फ कॉन्टिनेंटल फूड को पकड़ के चलो, ना कि उसमें लखनवी, ना कि उसमें दम क्विज़िन, ना कि उसमें अलग अलग क्विज़िन को इंट्रोड्यूस करो। ताकि उससे क्या होगा, जैसे मैंने सबसे शुरू में वीडियो के सबसे शुरू में आपको बताया था कि आपका मेनू सिंप्लीफाई रखो, सिंपल रखो कस्टमर के लिए। तो जो भी आपका क्विज़िन है, जो भी आपका नीश है, जो भी आपका खाना डिलीवर करे, वो एक ही कैटेगरी का रखो, ताकि वहाँ पे अगर कस्टमर आ रहा है तो उसको जो चाहिए वो इमीडिएटली मिलेगा। ना कि वो 10 से 20 पेजेस उसको स्क्रॉल करने पड़ेंगे, फिर एक 50 से 100 मेन्यू ऑप्शंस उसको दिख रहे हैं, फिर उसमें से एक सिलेक्ट करना। ये कन्फ्यूजन जो है, ये कन्फ्यूजन कस्टमर का दूर हो जाएगा। तो एक सिंपल सा मेन्यू जो मैंने शुरू में भी बताया था, और एक नीश मतलब वो एक कैटेगरी, उस कैटेगरी को पकड़ के ही चलो। अगर आप चाइनीज़ हो तो आप सिर्फ चाइनीज़ बेचो, चाइनीज़ में आप सी फूड मत लेके आ जाओ, या फिर चाइनीज़ में आप फिटनेस फूड या फिर डेजर्ट्स या फिर केक्स, पेस्ट्रीज, ये फूड मत लेके आ जाओ, जिससे आपके कस्टमर को भी कन्फ्यूजन ना हो। जो आपका स्पेशलिटी है वही बेचो। नीश का मतलब बहुत सिंपल है। जब भी हम लोग मैंने शुरू में बताया था वीडियो के, जब भी हम लोग बर्गर की बात करें तो हमारे दिमाग में कौन सा ब्रांड आता है? जब भी हम लोग पिज़्ज़ाज़ की बात करते हैं, पिज़्ज़ाज़ में हम लोग के दिमाग में डोमिनोज हमेशा आता है। ऐसा है। तो यूजुअली शॉर्मा हम लोग देखते हैं, तो शॉर्मा में हमारे पास लेट शॉर्मा है, या फिर जो भी बड़े ब्रांड्स हैं शॉर्मास के, वो सारे ब्रांड्स के नाम हमारे सामने आ जाते हैं, या फिर वो ऑप्शंस हमारे सामने आ जाते हैं। तो यही है, यही नीश है। तो हम लोग को इसी को पकड़ के एक फूड बिजनेस में सस्टेन करना है, या फिर एक फूड बिजनेस को सेटअप करना है। आजकल ना लोगों को आदत लग गई है कि जब भी हम लोग खाना ऑर्डर, इवन हम लोग को भी एक आदत लगी है कि हम लोग जो खाना ऑर्डर करते हैं, तो हम लोग ऐसी जगह पे खाना खाते हैं जहाँ पे उनका स्पेशलिटी हो। जैसे अगर मान लीजिए कोई एक दिल्ली में एक चांदनी चौक में रेस्टोरेंट है जिसका नाम है शर्मा जी के कबाब्स, और बैंगलोर में कई जगह पे एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है अन्नाज इडली। तो सिर्फ नाम से हम लोग को पता चलता है कि शर्मा जी के कबाब सबसे फेमस हो गए, अन्ना की इडली सबसे फेमस होगी। तो ये ना नाम के ऊपर से उनका एक्सपर्टीज़, उनका जो नीश है वो पता चल जाता है। जैसे मैंने शुरू में आपको एक चीज़ बताई थी, नाम या फिर उस ब्रांड का नाम। तो नाम में भी थोड़ा सा ये चीज़ होना चाहिए कि जो आपका नीश है वो पता चलना चाहिए। तो उस नाम से यहाँ पे पता चल रहा है कि एक्सपर्ट शर्मा जी के जो कबाब्स है वो कबाब्स में एक्सपर्ट है, या फिर अन्नाज इडलीज में एक्सपर्ट्स है। तो ऐसे नीश उन्होंने पकड़ के रखे। तो हम लोग को इवन एज अ कस्टमर जब भी हम लोग सोचते हैं तो हमें पता चलता है कि वहाँ से क्या ऑर्डर करना है। कई बार मैंने देखा है कि लोग अपने मेन्यू में सारा साउथ इंडियन भी डाल देते हैं, लखनवी भी डाल देते हैं, दम क्विज़िन भी डाल देते हैं, बिरयानीज भी डाल देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है ना कि लोगों को उनका एक्सपर्टीज़ पता नहीं चलता। एज अ कस्टमर अगर हम लोग उस फूड बिजनेस को देखते हैं, तो एज अ कस्टमर हमें उनका एक्सपर्टीज़ कभी पता नहीं चल पाता जब तक हम लोग ट्राई नहीं करते। बट ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट गेम है, थोड़ा सा डाइसी गेम है कि एज अ कस्टमर जब भी हम लोग आगे आप इस फूड बिजनेस को देखते हो तो थोड़ा सा चलेगा नहीं चलेगा, ऐसे भी कुछ सिचुएशंस होते हैं, बिकॉज उनका एक्सपर्टीज़ कहीं पे दिख नहीं रहा है। तो वो एक रैंडमली कोई भी फूड आइटम बना के बेच रहे हैं। तो जब भी आप फूड बिजनेस में हो, उस स्पेशली क्लाउड में हो, तो आपका नीश पकड़ के ही आपका मेन्यू, आपका प्रोडक्ट, आपका नाम, ये सब चीज़ें डिलीवर करो।
नेक्स्ट होता है मार्केट रिसर्च। सी जब भी आप एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हो, कोई भी बिजनेस हो, फूड हो या फिर इसके फूड के अलावा कोई भी बिजनेस हो, आपको मार्केट रिसर्च करना बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज मार्केट रिसर्च से आपको पता चलता है कि आपके मार्केट में क्या है, क्या चल रहा है, या फिर क्या आप चला सकते हो, या तो मार्केट में क्या है जो आप बेच सकते हो, या फिर क्या ला सकते हो, या फिर मार्केट की कमी क्या है अभी फिलहाल, लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये चीज़ें मार्केट रिसर्च से हमको पता चलती है। अभी फूड बिजनेस में आप मार्केट रिसर्च कैसे कर सकते हो? सी बहुत सिंपल तरीका है। एक तो सबसे पहले हमारे पास जोमेटो स्विगी है। जब भी आप शुरू कर रहे हो तब की मैं बात बता रहा हूँ, हमारे पास जोमेटो स्विगी है। आप जोमेटो स्विगी पर जाके रेस्टोरेंट सर्च कर सकते हो, उनके रिव्यूज़ देख सकते हो, उनके रेटिंग्स चेक कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे बेसिक बात है, कोई भी रेस्टोरेंट पे आप अगर आप मान लीजिए जैसे शर्मा जी के कबाब्स हैं, आपको कबाब का कोई बिज़नेस शुरू करना है और आपको चाहिए कि कबाब में कौन कैसा कर रहा है आपके एरिया में या फिर आपके सिटी में कैसा कर रहा है, तो आप सबसे पहले जाके कबाब सर्च करिए। कबाब सर्च करने के बाद आपको वहाँ पे 10 से 20 ऑप्शन मिलेंगे कबाब्स, जो रेस्टोरेंट है जो कबाब सर्व कर रहे हैं। आप जाइए शर्मा जी के कबाब्स के ऊपर, वहाँ पर जाने के बाद आपको दिखेगा कि उनका बेस्ट सेलर आइटम्स क्या है। बिकॉज जोमेटो स्विगी पे आपको बेस्ट सेलर दिखाई देते हैं, तो आपको बेस्ट सेलर आइटम्स और उनकी प्राइसिंग दिखाई देगी। बेस्ट सेलर से आपको ये अंदाज़ा आ जाएगा कि वहाँ पे कबाब में कौन सा कबाब ज़्यादा बेच रहा है, या फिर कौन से कबाब ज़्यादा चल रहे हैं आपके एरिया में, आपके सिटी में कौन से चल रहे हैं। तो इसमें से आपको आपका प्रोडक्ट पता चला कि आपको क्या बेचना है, क्या चल रहा है, लोग क्या खरीद रहे हैं, लोग क्या खा रहे हैं, ये आपको पता चल गया। नेक्स्ट आपको पता चल गया उसकी प्राइस। शर्मा जी की कबाब मान लो 150 रुपये में बेच रहे हैं, आपको 150 रुपये उनका प्राइस पता चल गया। तो जब भी आप आपका प्रोडक्ट लॉन्च करोगे नेक्स्ट टाइम कबाब्स, तो आप 150 रुपये उनका जो प्राइस है उससे कम प्राइस में आप देने की कोशिश करोगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप दोगे, बट आप उससे कम में देने की कोशिश कर सकते हो प्राइस पॉइंट। तो आपको प्रोडक्ट पता चल गया कौन सा चल रहा है। ये एक बेसिक तरीका है मार्केट रिसर्च करने का एक फूड बिजनेस के लिए, क्योंकि बेसिक आपके एरिया में, आपके सिटी में, आपके एक लोकेलिटी में। दूसरा तरीका है, अगर आपको देखना है पैन इंडिया में कौन सा ब्रांड या फिर कौन सा फूड बिजनेस ज़्यादा चल रहा है, या फिर कौन से फूड बिजनेस आइडियाज़ है। अगर आपके पास अभी के सिचुएशन में कोई फूड बिजनेस का आइडिया नहीं है, तो आप देख सकते हो कि जैसे कि फ्रेंचाइज के कुछ पोर्टल्स है, फ्रेंचाइज इंडिया है, या फिर उसके तरीके की जो भी पोर्टल्स है, उनके ऊपर जाके आप देख सकते हो कि वहाँ पे कौन से फूड बिजनेस लिस्टेड है। देखिए, फूड बिजनेस में अगर कोई भी ब्रांड अपना फ्रेंचाइजी बेच रहा है, इसका मतलब वो ब्रांड सच में अच्छा कर रहा है, या फिर वो एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल सेट कर चुका है, या फिर एक अच्छे से कर। देखिए, फ्रेंचाइज कोई खरीद रहा है, इसका मतलब वो बिजनेस सच में अच्छा कर रहा है, तभी लोग उसकी फ्रेंचाइजी खरीद रहे हैं। तो फ्रेंचाइज की वेबसाइट पर जाके देखना एक वन ऑफ द ईजिएस्ट वे टू अंडरस्टैंड कि फूड बिजनेस में कौन सा ब्रांड या फिर किस तरीके का नीश या फिर किस तरीके का खाना आप बेच सकते हो, या फिर किस तरीके का ब्रांड आप बना सकते हो। देखिए, हमारे दिमाग में ना शुरू में एक आइडिया होना चाहिए कि हमें कैसा बनना है, या फिर हमारा जो भी बिजनेस है, फूड बिजनेस है, वो किसके जैसा, या फिर किसको देख के आप मोटिवेट हो रहे हो। तो वो एक होना बहुत ज़रूरी है इनिशियल लेवल पे। तो आप फ्रेंचाइज जैसे पोर्टल्स पे जाके देख सकते हो। तीसरा तरीका ये है, सबसे ईजिएस्ट, कि आप डायरेक्टली किसी एक ब्रांड की फ्रेंचाइजी डायरेक्टली ले लो। क्योंकि क्या है, जब आप किसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेते हो, वो एक एग्जिस्टिंग बिजनेस होता है। जैसे पूरे वीडियो में आपको मैंने कुछ चीज़ें बताई, नीश, ब्रांड, पैकेजिंग, अभी और कुछ फैक्टर्स है जो मैं आपको ये वीडियो में आगे बताऊंगा। तो ये सब चीज़ें एक फ्रेंचाइज बिजनेस है ऑलरेडी सेट कर दी होती है। इसकी वजह से क्या होता है, आप डायरेक्टली किसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेते हो, तभी आपको आसान हो जाता है एक ब्रांड को चलाना। या फिर बिकॉज देखिए, एक ब्रांड, एस्टैब्लिश ब्रांड की जब आप फ्रेंचाइजी लेते हो, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती उसके पैकेजिंग पे, उसके नीच पे, उसके टेस्ट पे, उसके ओवरऑल ब्रांडिंग के ऊपर। बिकॉज ब्रांड ने ऑलरेडी ये काम आपके लिए कर रखा होता है। पूरा ग्राउंड का जो भी रियलिटी है वो ऑलरेडी समझ के, R&D करके, मार्केटिंग करा के पूरा सेट किया होता है। उसके बाद आपको सिर्फ आपका खाना बना के बेचना है। तो ये वन ऑफ द ईजिएस्ट वे है एक फूड बिजनेस में आने का, फ्रेंचाइजी लेना। बिकॉज आपको आइडिया नहीं होता है उस टाइम पे। तो जब भी आप नए होते हो तो आप फ्रेंचाइजी के लिए बिंदास जा सकते हो, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा अप्लाई और ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है फ्रेंचाइज लेने का। शेफलेस क्लाउड किचन, कभी आपने सोचा है कोई फूड बिजनेस बिना शेफ के चल सकता है? नहीं सोचा होगा ना। देखिए, कोई भी रेस्टोरेंट हो, कोई भी फूड बिजनेस हो, हमें एक शेफ़ या एक हेल्पर या फिर एक कुक की ज़रूरत पड़ती ही है हमेशा। चांदनी चौक हो या फिर मुंबई का ग्रैंड रोड हो, कोई भी फूड बिजनेस हो, कोई भी फूड जॉइंट हो, आपको एक शेफ़, एक हेल्पर या फिर एक बेसिक से कुक की ज़रूरत पड़ती है जो आपके लिए खाना बना के बेच सके। तो यू एज अ बिजनेस ओनर, हम एज अ बिजनेस ओनर, हम लोग हमारा खाना या फिर हमारा फूड, हमारा टेस्ट एक किसी स्पेसिफिक इंसान के ऊपर रिलाई नहीं हो सकते। उसके पीछे रीज़न है, मान लीजिए आपने किसी शेफ़ को, किसी कुक को, किसी हेल्पर को अपॉइंट किया है जो आपके लिए खाना बना रहे हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद उन्होंने आपका फूड बिजनेस छोड़ दिया, तो उसके बाद क्या होगा? 2 साल, 3 साल में आपने जो बिजनेस सेट किया, आपने जो टेस्ट दिया है लोगों को। सी, आपके रेस्टोरेंट, आपके फूड जॉइंट पे लोग क्यों आते हैं? क्योंकि आप एक टेस्ट दे रहे हो, आप एक टेस्ट उनको एक्सपीरियंस करा रहे हो। उस टेस्ट के लिए लोग आपके पास आ रहे थे।
बट जब भी 2 साल बाद 3 साल बाद वो शेफ़ आपके यहाँ से छोड़ के जाता है, वो छोड़ने के बाद जो टेस्ट चेंज हो जाएगा। देखिए मैंने ये एग्जांपल बहुत बार देखे लाइफ में, आपने भी 100% देखे होंगे कि कई बार हम लोग एक स्पेसिफिक रेस्टोरेंट विजिट करते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद वहाँ का टेस्ट बदल जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट चेंज हो रहा है, शेफ़ चेंज हो रहा है, तो ये चीज़ों की वजह से वहाँ का टेस्ट चेंज होता है। तो हम लोग वहाँ पे जाना थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, बिकॉज हम लोग को जो टेस्ट शुरू में 2 साल 3 साल जो एक टेस्ट की आदत लग चुकी है, वो टेस्ट चेंज होता है। तो एज अ फूड बिजनेस हम लोग ये रिस्क नहीं ले सकते। तो हमें एक कुछ सिस्टम है, कुछ रेसिपीज़ है, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी सेट करनी होती है जो हमारे शेफ़ के बिना भी चल सके। अब इसका मतलब ये नहीं है कि शेफ़ नहीं रखना है, हमें शेफ़ ज़रूर रखना है, बट जो रेसिपीज़ है, जो तरीका है, जो सिस्टम है, वो हमारा होना चाहिए एज अ बिजनेस ओनर। हम लोग शेफ़ से सिर्फ उन रेसिपीज, उस सिस्टम को फॉलो करवा रहे हैं, तो इस तरीके का सिस्टम होना चाहिए। अभी ये सिस्टम मतलब क्या, तो जो टेस्ट है, मान लीजिए आपने कुछ रेसिपीज़ आपकी खुद की रेसिपीज़ बनाई हुई है, उसे एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट में रखा है, प्रीमिक्सेस ऐड किए उसके अंदर, तो प्रीमिक्सेस और जो भी आपका रेसिपी है उसकी वजह से होगा क्या कि शेफ़ का खुद का रेसिपी नहीं होगा, आपका रेसिपी होगा, आप शेफ़ से बनवा रहे हो। तो इस केस में कल जाके शेफ़ चेंज भी हो रहा है। मान लीजिए कल मेरा शेफ़ नहीं आ रहा है, कल मेरा शेफ़ छुट्टी पे है, उसकी जगह पे मैं किसी को भी अपॉइंट कर दूँ तो वो रेसिपी या फिर वो डिश वो बना पाएगा, बिकॉज मेरा प्रीमिक्स सेट है, मेरा रेसिपी सेट है। तो वो कोई भी पैन इंडिया आप कहीं पे भी जाओ, वो प्रीमिक्स और वो रेसिपी के साथ कोई भी उसे बना पाएगा किसी भी कंडीशन पे। तो आपका टेस्ट कहीं पे हैम्पर नहीं होगा। तो ये टाइप का मॉडल आपको सेट करना है आपके क्लाउड किचन में, बिकॉज ये क्लाउड किचन बिजनेस में आपको बहुत ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत नहीं होती है। आपको एक बेसिक सा शेफ़, बेसिक सा हेल्पर भी आपके पास होगा, तो आप एक सस्टेनेबल क्लाउड किचन बिजनेस चला सकते हो। बट सिर्फ टेस्ट, रेसिपी, ये थोड़ा सा सिस्टम आपका होना चाहिए जहाँ पे प्रीमिक्स बेस्ड और एक रेसिपी डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट में होने चाहिए, ताकि शेफ़ आपकी खुद की या फिर वो अपनी खुद की रेसिपीज़ ना चले। देखिए मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ शेफ़्स की या फिर उनके प्रोफेशन की, मैं नहीं चाहता कि उनका प्रोफेशन हमारी वजह से ये हो, बट सी एज अ बिजनेस ओनर हम लोग चाहते हैं कि हमारा एक खुद का सिस्टम बने, हमारा एक खुद का रेसिपी फॉलो हो। तो यही चीज़ है। तो आप जब भी एक क्लाउड किचन बिजनेस सेटअप करते हो तो एक शेफलेस किचन का मॉडल सेट करना। अभी तक जितनी भी चीज़ें मैंने बताई वो सारी एक बिज़नेस को सस्टेन करने के लिए, एक बिज़नेस मॉडल को सेट करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। अभी बिज़नेस को चलाने के बाद या फिर बिज़नेस शुरू करने के बाद कुछ चीज़ें हैं जो हमारे लिए आगे जाके काम आने वाली है, जैसे ऑफर्स। जब भी देखिए, मान लिया आप कितने भी अमीर हो, कितने भी गरीब हो, किसी भी आप रेस्टोरेंट जाते हो या फिर किसी कैफ़े जाते हो, या फिर कभी हम लोग नॉर्मली सब्जी लेने भी जाते हैं सब्जी मंडी, तो हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, हमारा पैसा कहाँ पे बच रहा है। हम लोग सबसे पहले ये चीज़ सोचते हैं। हम लोग कितने भी अमीर हो, कितने भी गरीब हो, ये चीज़ सबसे पहले आती है। अभी सेम अगर आप जोमेटो स्विगी, देखिए क्लाउड किचन है, जोमेटो स्विगी पे आपका बिजनेस लिस्ट करने वाले हो, तो ऐसे प्लेटफॉर्म पे आप कस्टमर्स को क्या ऑफर देते हो, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि मान लीजिए आपने 150 रुपये के कबाब, अभी शर्मा जी है जो मैंने आपको वीडियो में शुरू में ही बताया था, शर्मा जी 150 रुपये में कबाब बेच रहे हैं, उसके ऊपर अगर डिलीवरी चार्जेस 60 रुपये है, तो जो भी प्राइसिंग आ रही है वो कस्टमर को पूरी बेयर करनी पड़ रही है। बट उसके साथ अगर शर्मा जी ने सोचा कि मैं उनको बाय 1 गेट 1 फ्री का ऑफर दे दूँ, मान लो 200 रुपये में बाय 1 कबाब गेट 1 कबाब फ्री, इस टाइप का कोई अगर ऑफर शर्मा जी अगर देते हैं, तो शर्मा जी का बिजनेस जो है वो थोड़ा बढ़ेगा, बिकॉज लोगों को बाय 1 गेट 1 फ्री मिल रहा है, एक प्रोडक्ट में उनको एक और फ्री मिल रहा है। भले ही थोड़ा सा कॉस्टिंग में सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, बट फिर भी वो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस सेट करे। तो ऑफर्स बहुत मैटर करते हैं। जो भी आप एक क्लाउड किचन बिजनेस में हो, आप एक ऑनलाइन पोर्टल पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप जा रहे हो, तो वहाँ पे ऑफर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस को आगे एक्सपांड करने के लिए। तो हमेशा याद रखिए कि एक अच्छी ऑफर्स आप डिलीवर करो। अभी ये हो गया एक बाय 1 गेट 1 फ्री, जैसे हम लोग टेक्निकल टर्म्स में बोगो बुलाते हैं, बाय 1 गेट 1 फ्री। उसके अलावा कुछ ऑफर्स है, जैसे कि ये अगर आप एक बर्गर ब्रांड हो, मान लो आप एक बर्गर बेच रहे हो, आपके यहाँ से अगर कोई बर्गर ऑर्डर करता है तो बर्गर के साथ उनको एक जूस फ्री दे दो, या फिर एक फ्राइज़ फ्री दे दो, या फिर एक बर्गर के साथ और कुछ फ्री दे दो। तो इस तरीके की छोटी छोटी ऑफर्स आप करिए, आप डेवलप करिए, आप उसको प्रमोट करिए, ताकि कस्टमर्स आपके यहाँ से ऑर्डर करें। तो ऑफर्स देना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बहुत अच्छी चीज़ है जब भी आपको आपका बिजनेस ग्रो करना है एज अ क्लाउड